जय हिंद, सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसमें मैंने आपको इससे पहले अधिकार पढ़ा दिया था शोषण का विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंदर थे। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता। हमें धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। यानी कुल कितने आर्टिकल के अंदर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो 25 गिना जाएगा, 25, 26, 27, 28, कुल 4 आर्टिकल के अंदर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। गुरुजी, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कुल कितने आर्टिकल में है? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कुल 24 आर्टिकल में है, लगभग 12 से लेकर 35। तो 12 को खुद गिना जाएगा, 12 को जब 35 तक गिनेंगे तो इनका अंतर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 24। और शायद मैंने ये पहले ऐसे लग रहा है मैंने 23 लिखा दिया था, 23 वो गलती से बोला गया। इन दोनों को माइनस करके 23 आता है, लेकिन 12 भी गिना जाएगा क्योंकि 12 भी किसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अब गुरुजी, धर्म के अंदर हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं हो सकती है? देखो, धर्म के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले उठाते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद कौन सा? 25। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25(1) में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25(1) में ये लिखा गया है कि हमें जो है वो अंतःकरण की शक्ति है। किसकी शक्ति है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। गुरुजी, इसका मतलब क्या होता है? मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, हम किसी भी जिस धर्म के अंदर है ना, तो हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो आप देखते नहीं हो कई धर्म में अब रैलियां वगैरह निकलती हैं, तो हम ये हमारा अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हम जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपना सकते हैं और हम धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपवाद 3 शब्द बताए गए हैं, अपवाद। उसके बाद प्रतिबंध कर दिए जाएंगे अगर ये काम हुआ तो। गुरुजी, क्या? लोक व्यवस्था का, इसके साथ याद रखो स्वास्थ्य का। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी मानव के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है तो भी। और एक और याद रखना, सदाचार। सदाचार। तो देखो गुरुजी, इसका मतलब क्या होता है? चलो मैं आपको ये तीनों पॉइंट समझा देता हूं। लोक व्यवस्था देखो, मोहम्मद कुरैशी जी के एक फैसले ने ये बात बताई थी कि इस्लाम धर्म के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गाय की बलि देना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी देते हैं। गो वध पर यह अनिवार्यता नहीं दिखाई गई इस्लाम धर्म में, तो इससे हमारी किसका हनन हो रहा है? लोक व्यवस्था का। तो अगर मान लो ऐसे मामले में जब बात आ जाएगी ना, तो फिर ये बात नहीं देखी जाएगी कि हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। फिर उनके ऊपर, यानी इन मामलों में हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कोई देखो, आप ऐसे देखो, कोई ऐसा झांकी निकल रही है जिसके अंदर मानव की खोपड़ी गले में पहन रखी है, मानव की खोपड़ी जो होगी उनको लेकर हम कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है जिससे मानव को नुकसान हो। फिर देखो, हम तो चलो ये धर्म के वो कर लेंगे, तो उसमें हमारे मानवों का भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो याद रखना, हम ऐसी कोई प्रकार की काम नहीं कर सकते। मानव की खोपड़ी को लेकर नृत्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? बिल्कुल गुरुजी, अब हमें समझ में आ गई सारी बात। तो अपवाद ये 3 शब्द रखना, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। अब 25(1) तो पढ़ लिया गुरुजी, बिल्कुल। 25(1) आपने जैसे ही पढ़ा, अब हमारे सामने जो दूसरा निकल कर आया वो आया 25(2). सिंपल सा है। हम क्या करेंगे? सामाजिक कल्याण का सुधार। सामाजिक 25(2) में लिखा है सामाजिक कल्याण सुधार। गुरुजी, इसका मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। 25(2) में ये बात कही गई है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था है, वह सभी धर्मों के लिए खुली मानी जाएगी। वह सभी, यानी उसमें कोई भी धर्म के जो लोग हैं वो आकर रह सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। गुरुजी समझे नहीं? बताओ। देखो ध्यान से सुनो। पहले तो आप ये देखो कि हिंदू धर्म में कौन कौन आते हैं। हिंदू धर्म में आते हैं सिख लोग, हिंदू धर्म के अंदर आते हैं बौद्ध, और हिंदू धर्म के अंदर आते हैं कौन भाई? जैन। अच्छा, मान लो जैसे सिखों की कोई संस्था है, जैसे गुरुद्वारा। अब चलो, सिखों की कोई संस्था है बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की, जैसे अपने बात करते हैं
संस्था हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो। जैसे मैं बात आऊँ, अपने दिल्ली में जाते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया, लाल किले के जस्ट सामने है, शीशगंज। उधर देखो, हम कोई भी धर्म के लोग जाएं तो वहाँ पर ऐसे नहीं है कि सिख ही अलाउ है, कोई भी धर्म के लोग जाते हैं तो वहाँ पर सभी के लिए वो खुला है ना। वहाँ मुस्लिम भी जा सकते हैं, कोई भी धर्म के जो लोग जाएं उनके लिए वो क्या होगा, खुला होगा। तो समझ में आ गई बात। तो हिंदू धर्म की संस्थाएं सभी के लिए क्या होंगी, खुली। ये बात आप ध्यान में रखना, और मेरे को ये लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बात अब इसमें ये याद रखना कि इन सभी धर्मों से सिख धर्म के अंदर कृपाण रखने का अधिकार है, रखने का भी है, और इसको साथ लेकर ये घूम भी सकते हैं, यानी इधर उधर आ जा सकते हैं। तो कृपाण रखने का तो है ही है, उसके साथ साथ ये घूम भी सकते हैं कृपाण लेकर इधर उधर, मतलब ठीक है। तो कृपाण रखने का इनको अधिकार है। ये किस धर्म में, सिख। अन्यथा कोई भी हथियार नहीं रख सकता कोई धर्म का व्यक्ति, ठीक है। ओके गुरुजी, हमें समझ में आ गई। तो आप बताओ अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। पहले में 25(1) में हत्याकरण की, और 25(2) में सामाजिक कल्याण सुधार की। 25 के बाद आता है 26। 26 बिल्कुल ही आसान है, चलो यही बताता हूँ। अनुच्छेद 26 में ये बात लिखी है मेरे भाई कि हम कोई भी धर्म है या कोई भी धार्मिक अगर हम संस्था खोलना चाहें, धार्मिक संस्था, तो वो खोल सकते हैं। चाहे वो बात भाषा के आधार पे खोलें या कोई संप्रदाय के आधार पे खोलें। तो ये बात याद रखना, हम चाहें तो कोई भी धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, फिर वो चाहे भाषा के आधार पे होगी या वो कोई संप्रदाय के अधिकार पे। और इसी के साथ बात अनुच्छेद 26 में ये लिखी है और 27 में ये लिखी है कि धार्मिक संस्था की जो स्थापना करनी है ना कोई भी समाज के अंदर, उस धार्मिक संस्था के लिए कर पर निषेध लगाया गया है। कर पे क्या है, निषेध। ये गुरुजी क्या है, कर निषेध किस में, पहले तो ये बताओ धार्मिक संस्था के मामले में अनुच्छेद 27 में। गुरुजी ये समझे नहीं क्या, तो देखो 26 में धार्मिक संस्था खोल सकते हैं बिल्कुल, 27 के अंदर ये बात लिखी है अगर हम कोई धार्मिक संस्था खोलते हैं तो उस धर्म के लोग पे टैक्स नहीं लगा सकते कि तेरे को इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। टैक्स का मतलब होता है अनिवार्य कर, कि देना ही पड़ेगा। इसमें अपने ये कह सकते हैं टैक्स को नहीं लगाएंगे लेकिन शुल्क लगा सकते हैं। शुल्क कैसे गुरुजी, जैसे ऐसे कहते हैं कि एक परिवार बड़ा अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो वो उतना दे सकता है, ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि इतना दे। ऐसे कहें कि तुम्हारी इच्छा है, जैसे चंदा मांगने जाते हैं ना, कि जैसे उसकी इच्छा होती है 50 दे देता है, उसकी इच्छा होती है 100 दे देता है, इच्छा होती है 200 दे देता है। तो उसके हिसाब से अपना यानी शुल्क लगाया गया है, कर नहीं लगाया गया। तो याद रखना, कोई धार्मिक संस्था बनानी है तो कर का अधिकार नहीं है, कर पे निषेध है। कर नहीं लगा सकते कि उसी धर्म वाले लोगों को इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं। तो बोलो 25 में समझ में आया। 25 में धर्म की स्वतंत्रता, धर्म कोई भी ग्रहण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये ठीक है गुरुजी। 26 में है धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, 27 में है इस धार्मिक संस्था के लिए कर नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, ये हमें 27 तक समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल। अब आगे तो अब लास्ट रह गया 28, क्योंकि फिर ये 28 लास्ट इसमें है धर्म में, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा 29 आ जाएगा सांस्कृतिक वाला। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। बिल्कुल ये भी अच्छा ही है, सिंपल है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 के अनेक पहलू हैं, जैसे 28(1), अनुच्छेद 28(2), अनुच्छेद 28(3). अब आप कहोगे गुरुजी ये 1, 2, 3 पढ़ने जरूरी है क्या? देखो वैसे नहीं है, ऊपर प्रश्न तो पहले वाले में से आ जाएगा। ये पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि समझ आ जाएगी कि इनके अंदर क्या क्या बातें लिखी है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 28(1) में ये बात लिखी है कि हम शिक्षण संस्था में, कहा भाई, शिक्षण संस्था में धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। धर्म का जो ज्ञान है वो क्या किया गया मेरे दोस्त, वो निषेध किया गया। धर्म का ज्ञान शिक्षण संस्थाओं में नहीं दे सकते। लेकिन अनुच्छेद 28(2) इसका अपवाद है। गुरुजी कैसे, आपने देखे होंगे मदरसे, मदरसे के अंदर जो है वो धर्म ज्ञान ही दिया जाता है, तो इसका अपवाद क्या हो गया, मदरसे। तो ये बात भी अनुच्छेद में लिखी गई है कि मदरसे जो 28(2) के अंदर इसका अपवाद है। अच्छा, बात करें अपने 28(3) की।
अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी मान लो सिस्टम हो रहा है धार्मिक के अंदर, धर्म के मामले में, तो वहां पर उस व्यक्ति को वहां पर ले जाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात जो लिखी गई है वो कहाँ लिखी गई है? 28:3 में। यानी शिक्षा के मामले में कह दो, धार्मिक शिक्षा कह दो, या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उस व्यक्ति को ऐसे नहीं कि तेरे को आना ही है, उसका मन करेगा वो करेगा। अगर उसे धार्मिक शिक्षा में भाग लेना है तो वो लेगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये बात किस में लिखी है? अनुच्छेद 28:3 में। देखो मैं कह दूं आपको कि जिस तरीके से हम अपने पढ़ रहे हैं संविधान को, आपने पेपर करके देख लिए होंगे, यहाँ तक ISPT के अंदर जितने ही प्रश्न आए हुए हैं अब तक के, आप सारे कर लेना, आप आराम से बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। अच्छा गुरुजी आप फिर ये किस लिए करा रहे हो? देखो मैंने कोई फिक्स नहीं लिखी है क्लास, उसी के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो इसके लिए। अब जैसे आप वर्तमान में राजस्थान में EO की भर्ती आई हुई है, तो आप ऐसे मान लो EO के लिए भी ये सर्वमान्य है। अच्छा EO की भर्ती जो है उसमें आप ऐसे मत मानना कि संविधान ऊपर से आ जाएगा। अधिकारी रैंक की भर्ती है, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी होता है, तो मान के चलना कि पर्सनल लेवल बनेगा भाई, ठीक है? तो इस बात को आप ये मत मान लेना। अच्छा गुरुजी इससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो मेहनत करो आप अच्छी तरह से, मैं तो ये नहीं कहता कि एक टॉपिक आपका सिलेक्शन कैसे करा सकता है। ऐसे तो आपने देखा होगा कि कोई अध्यापक और कोई संस्था ऐसे नहीं कह सकती कि इसका सिलेक्शन मैंने करवाया है। सुनो ध्यान से, अगर द्रोणाचार्य कभी देखो, कभी द्रोणाचार्य के मुंह से सुना है द्रोणाचार्य ने ऐसे कहा है कि अर्जुन को तीर चलाना मैंने सिखाया था? अगर अर्जुन को तीर चलाना द्रोणाचार्य ने सिखाया था तो अर्जुन को द्रोणाचार्य नकुल को भी सिखा सकते थे, सहदेव को भी सिखा सकते थे। वो तो क्वालिटी उसके सिखाया जरूर उसने था, लेकिन क्वालिटी डेवलप जो की थी वो किसने की थी? अर्जुन ने की थी अपने, इसीलिए वो अच्छी तरह से चलाना सीख गया था। तो वैसे ही आप याद रखो 28:3 के अंदर एक शिक्षण संस्था में धर्म ज्ञान नहीं दे सकते, 28:2 इसका अपवाद बन जाता है, 28:3 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो आगे अनुच्छेद की बात करें वो है, इसको चलो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार देख रहे हैं, वो अपने आगे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने शोषण वाला पढ़ लिया, धर्म की स्वतंत्रता पढ़ ली। अब जो आगे का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति, तुम्हें संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है मेरे भाई। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये अधिकारों का उल्लेख 2 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है गुरुजी, अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के बारे में है कि वो किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने का उनको अधिकार है। लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ाऊं तो ऐसे रखना 29(1), 29(2), अब पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। देखो अनुच्छेद 29(1) में ये बात लिखी गई है कि हमें भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। बनाए रखने का क्या है? अधिकार। भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार किस आर्टिकल में? 29(1) में। अच्छा इसमें यह बात लिखी है आर्टिकल 29(2) में कि शिक्षण जो संस्था है उसमें किसी भी शिक्षण संस्था में हम प्रवेश ले सकते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का जो अधिकार दिया है वो किसमें दिया? आर्टिकल 29(2) में। बिल्कुल सिंपल बात है। आ जाओ 3 में। अनुच्छेद 3 नहीं है, 30। 29 हो गया, 29 के बाद क्या है? 30। 29-30 में ये लिखा हुआ है कि हम शिक्षण संस्था खोल सकते हैं। शिक्षा की संस्था खोलने का अधिकार। वो धार्मिक संस्था अलग थी। अच्छा उसमें मैंने बात बता दी वो कि भाषा के आधार पे, वो बात यहाँ थी कि भाषा, अच्छा वो अधिकार तो फिर मिल ही गए, अधिकार की बात थी। तो धार्मिक तो वहां खोल सकते हैं और 30 में खोल सकते हैं शिक्षण संस्था। अच्छा उसमें कर वाली बात बाकी वो सेम थी, ठीक है। शिक्षण संस्था खोलने का जो अधिकार है वो किसमें है? अनुच्छेद 30 के अंदर। अच्छा गुरुजी ये शिक्षा हम धर्म के हिसाब से खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल खोल सकते हो, आप धर्म के हिसाब से खोल सकते हो। आप हो सकता है कि उस संस्था में केवल उसी भाषा का ज्ञान दो जो आपकी है,
तो उसके लिए भी आप ऐसी संस्था खोल सकते हो जिसमें आपकी भाषा वाले लोग आए सारे। तो ये अधिकार दिए हैं अनुच्छेद 30 के अंदर। बोलो ये समझ में आया? बिल्कुल गुरुजी, आ गया ये बात। तो देखो अब एक पॉइंट और देखो, ये तो 30(1) में लिखा हुआ है, अब 30(2) में ये बात भी लिखी है कि अल्पसंख्यक हितों के लिए राज्य भेदभाव नहीं करेगा शिक्षण संस्था खोलने में। राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव। गुरुजी समझे नहीं? देखो तो ध्यान से, इसमें ये क्या है कि अगर हम कोई शिक्षा संस्था खोल रहे हैं, 30 में तो लिखा संस्था खोल सकते हैं, हम संस्था खोल रहे हैं तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा संस्था खोलने में। जैसे ऐसे ना हो कि उच्च वर्ग के लोग हों, उनको तो इतना आरक्षण दे दें या जो भी है रुपए इतने दे दें, और हमारे वाले क्षेत्र में रुपए कम लगाए, तो ऐसे नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक लोगों के लिए भेदभाव करने के लिए नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं ना, उनके लिए भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। तो ये बात लिखी है 30(2) में। गुरुजी 30(2) हमें समझ में आया। चलो अब पढ़ते हैं अपने अनुच्छेद 31, और 31 अनुच्छेद में लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार। देखो बिल्कुल सिंपल है आज का तो मैटर, बस अब थोड़े थोड़े रह गए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर तरह से ये समझ में आ रहा है मामला सारा। और जो डाउट का प्रश्न है वो आप टेलीग्राम चैनल अपना जीके बाई अजय सर के नाम से वहां जुड़ जाइए और वहां मेरे को भेज देना, वहां व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं मेरे टेलीग्राम में। अब देखो, अब अपने पढ़े अनुच्छेद 21, ये अच्छा है तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से लिखता हूं। अनुच्छेद 31 कौन सा? 31 में दिया गया था अधिकार संपत्ति का। आपको बिल्कुल पता है गुरुजी, संपत्ति का अधिकार। सुनना इस बात को ध्यान से, संपत्ति का जो अधिकार दिया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है गुरुजी? वो दिया है अनुच्छेद 31 में। सुनो फिर ध्यान से, इस संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में विधिक अधिकार बना दिया। आपको पता हो तो कौन सा अधिकार बनाया गया? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार कब बनाया? तो एक संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसमें विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 301 के तहत रखा। इसको हो जाएगी बात याद? बिल्कुल गुरुजी, याद हो जाएगी। अब 31 में अच्छी तरह के डिफाइन पढ़े 31 को, तो इसमें 31(1) है, 31(2) है और 31(3) है। 31(1) जो है वो फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। देखो पहले में हो गया। इसके अंदर ये कहा गया कि हम जो है वो 5 प्रकार की जो संपत्ति, देखो इसमें लिखा हुआ है संपदाओं का अर्जन, संपदाओं का अर्जन, कि हम जो है वो संपदाओं का क्या कर सकते हैं? अर्जन। ये सरकार कर सकती है। इसमें 5 प्रकार की संपत्ति को बाहर किया है। देखो संपत्ति तो बहुत प्रकार की है, इसमें 5 प्रकार की है जिसमें चाहे तो सरकार वो तोड़ मोड़ सकती है आपका। जैसे संपत्ति तो आपकी मोटरसाइकिल भी है, संपत्ति तो आपकी मतलब कोई भी चीज ले सकते हो, सारा आपकी संपत्ति जिसमें आपने पैसे लगाए हैं। लेकिन उसमें से 5 प्रकार की, जैसे भूमि की, एक मैं उदाहरण के लिए बोल दूं, भूमि की संपत्ति, इस पे आपका ये कानूनी अधिकार, कानून अगर चाहे तो वो भूमि आपसे छीन सकती है अगर वहां सार्वजनिक काम हो रहा है तो कोई उसका मुआवजा वगैरह आपको दे देगी। ठीक है। अब बात करें अपने 31(2) में। 31(2) भी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 31(2) भी पहले संविधान संशोधन। इसमें लिखा हुआ भूमि सुधार के कानून। भूमि सुधार कानून कब लागू हुआ? तो ये पहले संविधान संशोधन में लागू हो गया था। और किस में उल्लेख है? 31(2) के अंदर। इसी के अंदर उल्लेख मिलता है 9वीं अनुसूची का। किस अनुसूची का मिलता है उल्लेख? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का उल्लेख 31(2) में ये दिया गया है कि 9वीं अनुसूची के विषय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाकी तो देखो हमारे अगर अधिकारों का हनन होगा तो हम वहां चले जाएंगे, लेकिन इसमें यह होता है कि 9वीं अनुसूची के अंदर जितने विषय रखे गए हैं, वर्तमान के अंदर 9वीं अनुसूची के अंदर 282 विषय हैं। कितने विषय हैं? पहले 84 थे, अब 82 हो गए। 282 विषय हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9वीं अनुसूची के विषय को चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसी के तहत 9वीं अनुसूची के तहत 11 जनवरी 2011 में, कब भाई? 11 जनवरी 2011 में लाया गया था को IR
को एल हॉर्न क्या लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, IR अधिनियम नहीं कह सकते इसे, एक ऐसे जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम ये आए थे ना, इस तरह प्रकार से लाया गया था 11 जनवरी 2011 को IR कोएल हॉर्न ये लाया गया। इसने ये बताया कि 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं, 9वीं अनुसूची के विषय और वो विषय अगर 1973 से पहले के बने हैं तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी भूल के भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। IR कोएल हॉर्न विषय 1973 के जो हैं उसे तो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये बात जो बोली गई वो कहाँ बोली गई कि मतलब इसकी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट मान लो चाहे हाई कोर्ट हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा चाहे हाई कोर्ट, इसके पहले की जो विषय होंगे उनकी जांच नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती, यानी चैलेंज नहीं कर सकती उसको अपने अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको छोटी सी ऐसे याद रखना। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं फिर, एक संविधान संशोधन हुआ 25वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 के अंदर। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। इसके तहत जोड़ा गया 31(3) को। इसमें यह लिखा गया 31(3) के अंदर कि जो अपने मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार से बड़े नीति निर्देशक तत्व होंगे, नीति निर्देशक तत्व होंगे। लेकिन इसमें इसने डिफाइन कर दिया आर्टिकल, मौलिक अधिकारों का एक आर्टिकल 14 है और एक 19 है, ये डिफाइन हो गया। नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल एक तो 39B है और एक आर्टिकल 39C है। अगर इन दोनों का टकराव होता है तो प्राथमिकता जो दी गई है, प्राथमिकता वो किसे दी गई है? वो है नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये राज्य के लिए होते हैं, ये व्यक्ति के लिए होते हैं। राज्य का मतलब क्या होता है गुरु जी? इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। और मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है व्यक्ति का निर्माण करना। अगर इन दोनों में देखो, राज्य का निर्माण होगा, व्यक्ति का अपने आप हो जाएगा, या व्यक्ति का होगा राज्य का। अब इन्होंने ये माना है 31(3) ने कि मौलिक अधिकारों से सर्वश्रेष्ठ, यानी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्राथमिकता किसी की है? नीति निर्देशक तत्व की। अच्छा, इसके लिए अब आपको 3 पॉइंट याद रखने, 1 2 3। एक सन आपको याद रखना है 1973, एक याद रखना है 1976 1976, और एक याद रखना है 1980। गुरुजी 1973 में क्या हुआ था? केशवानंद भारती बनाम आया था। केशवानंद भारती बनाम कब आया था? वो आया था 1973 में। 1976 में एक संविधान संशोधन होता है, उस संविधान संशोधन का नाम क्या? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसी संविधान संशोधन को बोलते हैं लघु संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूट के नाम से जाना जाने वाला जो संविधान संशोधन है वो है 44वां। 44वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक फंडामेंटल राइट्स की तुलना में सर्वोच्च होंगे, यानी फंडामेंटल राइट है ये ऊंचे नहीं होंगे, क्या सर्वोच्च होंगे? नीति निर्देशक तत्व। तो याद रखना 44वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को सर्वोच्च माना है। केशवानंद भारती बनाम में मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना है कि इन दोनों में से किसको भाई? मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार को जो सर्वोच्च माना है वो किसके अंदर माना है? केशवानंद भारती में। 44वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को सर्वोच्च माना है, लेकिन 1980 में फिर हुआ मिनर्वा मिल्स बाद बनाम। इस बाद में कहा गया ना तो मौलिक अधिकार उच्च हैं और ना ही नीति निर्देशक तत्व है, इन सभी को क्या रखा? बराबर। तो याद रखना 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को क्या? बराबर का दर्जा दिया गया। 31 समझ में आ गया? बिल्कुल गुरुजी आ गया। अब बच कितने गए? 32 33 34 35, बस खत्म हो गया टॉपिक। सिंपल सा तो है। 31 संपत्ति का अधिकार है, 31(1) में संपदाओं को अर्जन 5 प्रकार की भूमि को बाहर, 32 में भूमि सुधार और 9वीं अनुसूची के विषय को चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। बाकी अगर कोई और मामला होगा तो वो देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है गुरुजी? वो आर्टिकल है 32। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने भाई? भीमराव अंबेडकर, संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की क्या कहा था? आत्मा। संविधान की आत्मा जो कहा था वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गुरुजी संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, उनका उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका को इंग्लिश में बोलते हैं रिट, चलो हिंदी में लिख देता हूं, रिट लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है, हाई कोर्ट में 6 प्रकार की। इसमें एक एक्स्ट्रा जो 5 बाकी सेम है, 6 इसमें है, वो है अंतरिम रिट। अंतरिम रिट का मतलब ये होता है कि संपत्ति के बारे में जो रिट है, संपत्ति के बारे में अगर तुम्हारा कोई मान लो उल्लंघन हो रहा है अधिकारों का, क्योंकि संपत्तियां भी 5 प्रकार की बाहर की गई हैं, उनके अलावा अगर हमारी संपत्ति का कोई उल्लंघन हो रहा है तो हम उसका जो केस है वो कहाँ लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट में, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। बाकी सेम है, 5 जो पढ़ाऊंगा उसमें आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाओ चाहे हाई कोर्ट में, दोनों जगह सुनवाई होगी, लेकिन संपत्ति के बारे में सुनवाई केवल कहाँ होगी? हाई कोर्ट के अंदर। रिट कितने प्रकार की है? रिट गुरुजी 5 प्रकार की। चलो तो देखो, 1 2 3 4 5। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। दूसरी है परमादेश की। तीसरी है उत्प्रेषण की। चौथी है प्रतिषेध की। और 5वीं है अधिकार परीक्षा की। समझो क्या होता है इसमें से, प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की क्या मतलब मामला क्या है। तो देखो भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि कोई अधिकारी हो या कोई प्राधिकारी हो, वो तुम्हें बिना अपराध किए अवैध रूप से बंदी नहीं बना सकता। तो इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर तुम्हें अवैध रूप से बंदी बना लिया गया, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तो तुम बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रिट लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, अगर तुम्हें कोई ऐसा किया गया है तो। ठीक है, ये तो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अच्छा, इनका क्या, कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि इनके शाब्दिक अर्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो बिल्कुल सिंपल है, वो तुम बाकी बनता नहीं है प्रश्न, मैं इसी में तुम्हें समझा दूंगा अच्छी तरह से। इसमें ये लिखा है परमादेश में कि कोई अधिकारी है और वो अधिकारी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहा है, ड्यूटी का मतलब कार्यों का पालन नहीं कर रहा है, और तुम्हें इस बात की जानकारी हुई कि भाई ये अधिकारी है और कार्यों का पालन भी नहीं कर रहा है, और उसमें तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है? ठेस पहुंचा रहा है। मौलिक अधिकारों को क्या पहुंचा रहा है? ठेस। अब कार्य पालन नहीं करेगा और मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाएगा तो किसके तहत? परमादेश के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसके ऊपर रिट लगती है? अधिकारी पर। अधिकारी पर 2 रिट लगेंगी, एक तो यहाँ पर लगेगी, एक यहाँ लगेगी। यहाँ पर किस लिए लगेगी? यहाँ पर कार्य का पालन करवाने के लिए लगेगी। फिर भाई उसको सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा और कहेगा भाई तू कार्य का पालन कर, फिर ये कहेगा ठीक है मैं कर लूंगा। अब देखो, एक उत्प्रेषण है और एक प्रतिषेध है, दोनों ही एक जैसे, लेकिन आप समझना क्या है। उत्प्रेषण में यह है कि निर्णय रद्द कर सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। एक तो ये है, इन दोनों को समझना बिल्कुल सिंपल सी है। और प्रतिषेध में ये लिखा है ये न्यायालय के विरुद्ध जारी होती है, न्यायालय के विरुद्ध जारी होती है, बस सिंपल सा है। इसके बाद देखो,
ठीक है। अच्छा, उत्प्रेषण में क्या निर्णय रद्द कर सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, ये समझे नहीं गुरुजी? देखो, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, ऊपर लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कोई मामला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी जो है वो सुनवाई नहीं हुई, तो वो कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी यहाँ से मामला हाई कोर्ट में लाया जा सकता है, हाई कोर्ट से मामला कहाँ लाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी निर्णय रद्द कर सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, यहाँ से निर्णय रद्द करके मामला कहाँ ला सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। न्यायालय के विरुद्ध जारी होते हैं। न्यायालय के विरुद्ध क्या होती है? देखो, जैसे सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों पे भी केस चला सकता है। इसका मतलब होता है न्यायालय के विरुद्ध जारी करना। तो न्यायालय के विरुद्ध जब जारी करेगा ना, तो उसे कहेंगे प्रतिषेध। तो वो न्यायालय के विरुद्ध मतलब प्रतिषेध, और उत्प्रेषण का मतलब होता है निर्णय रद्द कर सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके आना। अधिकारी परीक्षा। अधिकारी परीक्षा का मतलब ये कोई अधिकारी है और अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है आपके शहर में या कहीं भी, और ये दर्जा नहीं है उस अधिकारी को, मतलब वो क्षेत्र जो अधिकारी है ना, ये अधिकारी मतलब जैसे ये तुम्हारा घर हो गया और ये तुम्हारा घर है, और अधिकारी के अंडर में केवल इतना ही एरिया आता है, इतना एरिया आता है, ठीक है, इधर वाला ये नहीं आता, ये किसी दूसरे अधिकारी के अंडर में आता है। तो ऐसे नहीं कि इस क्षेत्र का अधिकारी यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। इसके अधिकार अगर हम जो रिट लगाएंगे वो अधिकार परीक्षा की रिट लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। गुरुजी, रिट किसके अनुच्छेद के अंदर लगती है? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। हाई कोर्ट में जो रिट लगेगी वो अनुच्छेद 226 के तहत लगेगी, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगेगी वो अनुच्छेद 32 के तहत लगेगी, ठीक है, उसके तहत लगा सकते हो। तो अधिकारी, अगर कोई अधिकारी कार्य क्षेत्र से बाहर इंस्पेक्शन करता है, बाहर जाकर कार्य करता है, तो उसको हम रोक सकते हैं। हम रोक सकते हैं, हम रिट लगा सकते हैं, भाई तेरा क्षेत्र ही नहीं है, तू यहाँ क्या कर रहा है, रोक सकते हैं। तो बोलो अनुच्छेद 32 समझ में आ गया। अनुच्छेद 32 में रिट के बारे में। अब छोटे छोटे हैं 32, 33, 34, 35 सारे टॉपिक क्लियर होते हैं, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, देख लेना, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अब अपने बात करेंगे अनुच्छेद 33 की, और 33 के बाद 34, 34 के बाद 35। अनुच्छेद 32 पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 33 को। अनुच्छेद देखो ये सिंपल है, इस 33 के बाद 34 और 34 के बाद अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि संसद जो है, संसद, मैं यहां देखो शब्द किसका प्रयोग कर रहा हूं, संसद। संसद सशस्त्र व, यानी सेना कह दो आप, सेना व खुफिया एजेंसी वाले, खुफिया एजेंसियां होती है ना, बिल्कुल, खुफिया एजेंसी के लिए कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। तो संसद कानून बनाने, जो सेना के लिए या खुफिया एजेंसियों के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को। लेकिन इस 34 में यह बात लिखी है कि जहां पर सैन्य कानून लागू होगा, सैन्य कानून लागू होगा, वहां नागरिक या कोई भी व्यक्ति है, वहां नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता। यह बात किस में लिखी है? अनुच्छेद 34 में। यानी सैन्य कानून जहां लागू हो गया वहां नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। अब बात करें मेरे भाई अनुच्छेद 35 में ये लिखा हुआ है कि संसद जो है, कौन? संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार के संबंध में विशेष कानून जो लागू करना चाहे तो संसद कर सकती है। अच्छा, अब 3-4 प्रश्न सुनना। संसद तो अनुच्छेद 35 में कानून बना सकती है, इस कानून को यानी मौलिक अधिकारों में कानून को निलंबित कौन कर सकता है? तो निलंबित करने का ये नोट लगा के लिखना, इस अनुच्छेद में नहीं है, ये बात अलग लिखनी है। कानून को निलंबित करने का जो काम होता है वो होता है राष्ट्रपति को। और इस मौलिक अधिकारों पर दावा कौन कर सकता है? दावा, या कह सकते हैं कानून, सॉरी,
मौलिक अधिकार कानून लागू करने का काम, लागू अलग होता है, बनाना अलग होता है। विशेष कानून बना सकते हैं, तो संसद तो कानून बनाती है, लागू कौन कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। तो वो जो है वो इसको लागू कर सकती है। बिल्कुल सिंपल और शानदार जानदार अच्छा टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो आज आपको सांस आया कि गुरुजी 4 क्लासों में आपने कर तो दिया पूरा। बिल्कुल भाई कर दिया और अच्छा लेवल का किया है। अब इसके बाद अगर आपके प्रश्न गलत होंगे तो उसमें गलती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। गुरुजी कैसे? मैंने मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, शायद मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मौलिक अधिकार बताए हैं। करके देखना प्रश्न, और मेरा कोई इंतजार रहेगा आपके सिलेक्शन का। जल्दी आप मेरे से मिलें, जल्दी से सिलेक्शन लो अपना, अपने माता पिताओं का सपना साकार करो। मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद।